नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का सुंडा की इस खास सीरीज में दिल खोल के स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को बताया था मैंने कि आप लोगों के लिए नेमराज सुंडा की जो पूरी की पूरी सीरीज है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री लेके आ रहा हूं। तो जी हाँ, आ चुका हूं मैं आप लोग सभी लोगों के लिए यूट्यूब वाली इस क्लास में। तो देखिए, आज की पहली क्लास है तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। वैसे ये जो किताब है, इस ये किताब के बारे में एग्रीकल्चर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सारे बच्चों ने सुना होगा। ऐसा कोई बच्चा ना होगा जो इस किताब के बारे में नहीं जानता हो। एक कहावत भी है, जिसने इसको पढ़ा नहीं वो एग्रीकल्चर का सगा नहीं। जी हाँ, ये किताब ही कुछ ऐसी है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप सभी लोगों को ये किताब पढ़नी पड़ेगी। चाहे छोटे से बड़े से किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस किताब से पूछे जाते हैं। तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जो है क्लास है वो रामबाण है। तो ये सीरीज आप सभी लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। आप सभी लोगों को केवल हमारी एक मदद करनी होगी। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। आप लोगों को केवल, अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको केवल और केवल लाइक कर दीजिए। लाइक करने का आपसे कोई पैसा नहीं लगता है, केवल आपको इसको लाइक कर देंगे। लाइक क्यों करेंगे? ताकि आपके जो जूनियर्स आने वाले हैं और जो पुराने बच्चे आने वाले हैं उन लोगों के पास भी ये पहुंच जाए। क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, लाइक करने से यूट्यूब ज़्यादा रिकमेंड करता है क्लास को, तो उन बच्चों तक भी पहुंच जाएगी। तो इसलिए आप लोग केवल लाइक कर देंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और 20 दिन के लगभग में 20 दिन में लगभग आप लोगों की पूरी जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए। यहाँ पे देखिएगा, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, इसका हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे और जनरल एग्रीकल्चर में भी कुछ पोर्शन पढ़ लेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग इसमें 400 पेज हैं, तो 20-20 पेज भी अगर डेली पढ़ेंगे तब भी आप लोगों की 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं उनकी बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर कैसा है? एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है, एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड है। एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड, एग्री मीन्स सॉइल एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे क्या गुरुजी हमको ये सारे वर्ड याद करने पड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को जहाँ भी कल्चर लगा मिल जाए वो कैसा हो जाएगा, वो लैटिन वर्ड हो जाएगा। और जहाँ भी नॉमी मिल जाए, लॉजी मिल जाए या बाई मिल जाए, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सारे के सारे ग्रीक वर्ड हो जाएंगे। अब तो गुरुजी आपने हमारे लिए बहुत ही आसान बना दिया। जहाँ पे एक कल्चर मिल जाए लैटिन लगा देंगे, जहाँ पे नॉमी या लॉजी मिल जाए वहाँ पे ग्रीक लगा देंगे। अब आप लोग इसमें पोमोलॉजी में गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि पोमोलॉजी जो है, पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड है। यानी पोमम जो है वो लैटिन है और लॉजी ग्रीक वर्ड है। अब क्या करें यहाँ पे? तो देखिए, पोमोलॉजी जो है वो आपका एक्सेप्शन है, यानी पोमोलॉजी एक अपवाद है। पोमोलॉजी अपवाद है, ये लैटिन और ग्रीक दोनों है। बाकी सारे के सारे जो वर्ड होते हैं जिनके पीछे लॉजी मिल जाए, नॉमी मिल जाए या बाई मिल जाए, तो वो सारे के सारे आपके कैसे होंगे? ग्रीक वर्ड होंगे। एग्रोनॉमी में देखिए, एग्रोस का मतलब फील्ड एंड नोमोस का मतलब मैनेज। हॉर्टिकल्चर लैटिन वर्ड है। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन एंड कल्चरा का मतलब होता है कल्चर और ग्रोइंग। पोमोलॉजी लैटिन ग्रीक दोनों है। यहाँ पे लैटिन और ग्रीक दोनों का कम्बिनेशन है। पोमम जो है वो लैटिन वर्ड है और लॉजी ग्रीक वर्ड है। अब यहाँ पे ओलेरिकल्चर भी लैटिन वर्ड है आपका। आगे देखिएगा, फ्लोरिकल्चर लैटिन वर्ड, कल्चर मिल जाए लैटिन। एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन भी लैटिन वर्ड है। याद रखिएगा, एक्स का मतलब होता है आउट एंड टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। यानी यहाँ एक्सटेंशन में क्या किया जाता है? नॉलेज का प्रसार किया जाता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रसार करना, उसको फैलाना। सॉइल साइंस भी लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड। सॉइल भी जो है, सॉइल लैटिन वर्ड है और इसको क्या लिखते हैं? सॉइल यानी सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ, यानी अनंत जीवन की आत्मा कहा जाता है सॉइल को। मॉनसून कैसा है? मॉनसून अरेबिक वर्ड है, मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन। अब बायोडायनामिक्स की बात करें गुरुजी, तो बायोडायनामिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड
जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड डायनामिक्स का मतलब होता है एनर्जी, यानी जीवन की ऊर्जा। क्या है? बायोडायनामिक्स। अब ट्रक गार्डनिंग जो है, ट्रक गार्डनिंग, इसमें जो ट्रक है वो फ्रेंच वर्ड टॉर्क्योर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बार्टर और एक्सचेंज, यानी व्यापार करना। आप जो सब्जी लाद के ट्रक में भेज देते हैं, वही वाला जो ट्रक गार्डनिंग है। अब ये कौन सा है आगे? ये निमेटोड है। निमेटोड भी आपका ग्रीक वर्ड है। इसमें नीमा का मतलब होता है थ्रेड एंड टॉयड का मतलब होता है, यहाँ पे टोल्ड नहीं होगा, टॉयड होगा। नीमा प्लस टॉयड। टॉयड का मतलब होता है फॉर्म, यानी पतले धागे के समान होते हैं निमेटोड। पेडोलॉजी जो है, पेडोलॉजी सॉइल साइंस की ही ब्रांच है। पेडोलॉजी, डेफोलॉजी, ये दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड हैं। अब देखिए पेडोलॉजी, पेडो का मतलब होता है पैदा होना, यानी पेड़ों को हम याद कर सकते हैं पैदा होने से। और एडेफो, दो ब्रांच होती है ना, एक में एडेफोलॉजी में क्रॉप से क्या रिलेशन है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, और पेडोलॉजी में वो पैदा हुई है कैसे सॉइल हुई है, सॉइल के ओरिजिन के बारे में स्टडी किसमें करते हैं? पेडोलॉजी में। पेडागोगी जो है ये भी आपका ग्रीक वर्ड है। इसमें पेड़ का मतलब होता है चाइल्ड एंड एगोगस का मतलब होता है लीडर। अब आगे चलते हैं। मार्केट कैसा है? मार्केट भी आपका लैटिन वर्ड मार्केटस से बना है, जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार करने की जगह। इवोल्यूशन कैसा है? इवोल्यूशन भी लैटिन वर्ड इवोल्यूटियो से बना है, जिसका मतलब होता है अनरोलिंग और रोलिंग आउट। एंजाइम ग्रीक वर्ड, एन मीनिंग इन एंड जाइम मीनिंग फर्मेंट या लिविंग। अब क्रेडिट जो है, क्रेडिट भी लैटिन वर्ड है। क्रेडिट लैटिन वर्ड क्रेडो से बना है, जिसका मतलब होता है आई ट्रस्ट यू, हमें तुम पे भरोसा है। यानी क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कर्ज। कर्ज, तो कर्ज आपको वही आदमी तो देगा ना जो आप पे भरोसा करेगा। तो क्रेडिट जो है वो क्रेडो से बना है, जिसका मतलब होता है आई ट्रस्ट यू। सोसाइटी जो है, सोसाइटी लैटिन वर्ड सोसाइटस से बना है, विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली। सोसाइटी जो है वो सोसाइटस से बना है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? फ्रेंडली होता है। अब बल्गराइजेशन जो है, बल्गराइजेशन फ्रेंच वर्ड है, बल्गराइज से बना है, जिसका मतलब होता है पॉपुलराइज या सामान्यतः। अब यहाँ पे देखिएगा सेल, सेल कैसा है? सेल भी लैटिन वर्ड है। ये किसकी तरह काम करता है? एक स्मॉल ग्रुप, एक किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिट की तरह काम करता है। क्या? सेल। कैसा है? लैटिन वर्ड सेला से बना है। इन विवो, इन विट्रो, ये दोनों के दोनों लैटिन वर्ड हैं। इन विवो का मतलब होता है विद इन द लिविंग, यानी लिविंग के अंदर, और इन विवो मतलब होता है विद इन द ग्लास, यानी इन विट्रो वो होता है जैसे कि गिलास के अंदर हम लोग फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से, और इन विवो होता है जैसे कि आप जो है सीमन ले जाके गाय भैंस में डालते हैं, तो वो क्या है? वो इन विवो है, यानी इसमें नेचुरल तरीके से और उसमें आर्टिफिशियल तरीके से। नेचुरल तरीके से जैसे आप लोग सांड को और उसको गाय को क्रॉस करा दिए तो क्या हो गया? इन विवो हो गया। और आप लोग अगर ग्लास में करा दिए तो क्या हो गया? वो इन विट्रो हो गया। अब प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड भी आपका ग्रीक वर्ड प्लास्टिकस से बना है। इकोलॉजी भी ग्रीक वर्ड ओइकोस से बना है। इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? अपने घर के या घर के आसपास के वातावरण का अध्ययन करते हैं इकोलॉजी में। एंटमोलॉजी जो है, एंटमोलॉजी आपका ग्रीक वर्ड एंटमोस से बना है, जिसका मतलब होता है इंसेक्ट। अब इंसेक्ट को भी अगर तोड़ेंगे तो इंसेक्ट का मतलब होता है कट इनटू सेक्शन, यानी सेक्शन में बटा हुआ होता है। इंसेक्ट को कितने पार्ट होते हैं? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, 3 पार्ट होते हैं इसमें। आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोडा ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है आर्थ्रोस का मतलब सेगमेंटेड एंड पोडस का मतलब लेग, यानी सेगमेंटेड लेग होते हैं इसके आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्ट होते हैं उनके। फाइटोपैथोलॉजी में क्या करते हैं? फाइटोपैथोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है, इसमें प्लांट के जो डिजीज होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। फंजीसाइड जो है, जिसके पीछे साइड लग जाए वो, उसका साइड का मतलब होता है किल करना, यानी जिसके पीछे साइड लग जाए वो उसी को मारेगा। फंगस के पीछे साइड है, यानी फंगस को मारने वाले को फंजीसाइड बोलेंगे। नेमेटोड को मारने वाले को नेमेटिसाइड बोलेंगे। बीड को मारने वाले को बीडीसाइड बोलेंगे। और इंसेक्ट को मारने वाले को इंसेक्टिसाइड बोलेंगे। जिसके किसी के भी पीछे साइड लगा दोगे तो वो क्या करेगा? उसको मारेगा। आगे देखिएगा मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी कैसा है? मेटेरोलॉजी ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है अर्थ सरफेस या एटमॉस्फेयर के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थ सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है मेटेरोलॉजी में। अब हिस्ट्री की बात करते हैं अगर हम,
तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जो है हिस्ट्री पहले आप लोगों को अपने हिसाब से बता देते हैं। देखिए सबसे पहले 40 मिलियन ईयर्स एगो, 40 मिलियन ईयर्स एगो में क्या हुआ था, मंकी एंड एप्स का एवोल्यूशन हुआ था। मंकी एंड एप्स का एवोल्यूशन हुआ था, यानी बंदर और लंगूर आए थे 40 मिलियन साल पहले। उसके बाद 1.5 मिलियन ईयर्स एगो में कौन आया, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो में आया, यानी 1.5 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस आए। होमो इरेक्टस, होमो का मतलब होता है कंटिन्यूस और इरेक्टस का मतलब होता है सीधा होना। ये क्या कर रहे थे, ये लगातार सीधा खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। पहले क्या होता था, पहले 4 पैरों पे चलता था आदमी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे अपना सुधार करता गया, धीरे धीरे फिर 2 पैर पे आ गया। तो होमो इरेक्टस क्या कर रहे थे, लगातार सीधा खड़े होने की कोशिश में लगे हुए थे। अब यहाँ पे देखिएगा उसके बाद होमो इरेक्टस के बाद जो है वो जावा मैन, होमो इरेक्टस को ही जावा मैन के नाम से जानते हैं। मॉडर्न मैन या क्रो मैग्नन जो है वो 32,000 ईसा पूर्व में आया। 32,000 बीसी में कौन आया, होमो सेपियंस, सेपियंस या क्रो मैग्नन या मॉडर्न मैन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिएगा होमो का मतलब होता है कंटिन्यूअस यानी लगातार, और इरेक्टस का मतलब होता है सीधा होना, इरेक्ट होना यानी सीधा होना, लगातार सीधा खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। और सेपियंस जो है उसमें लर्निंग हैबिट होती है। जो होमो सेपियंस मॉडर्न मैन होता है उसमें क्या होती है, वो लगातार सीखने की आदत होती है उसकी, लगातार सीखता रहता है। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग होमो सेपियंस हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले जो है इसके जो मॉडर्न मैन के एंसेस्टर यानी पूर्वज, हमारे जो पूर्वज हैं वो सबसे पहले कहाँ पे देखे गए थे, सबसे पहले अफ्रीका में देखे गए थे। कहाँ देखे गए थे, अफ्रीका में। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, सबसे पहले हम लोगों ने जानवरों को मारना शुरू किया। जानवरों को मार के पहले कच्चा ही खाते थे, उसके बाद मांस को हमने पकाना शुरू किया। आग के प्रयोग से पहले आग की खोज की, उसके बाद आग को पका, मांस को पकाकर खाने लगे। उसके बाद हमने कुत्ते को पालना शुरू किया, कुत्ते को पालना शुरू किया। उसके बाद हम क्या किए, कुत्ते को पाल लिए तो कुत्ते की मदद से हम लोग शिकार करने लगे। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने जंगलों में जाके बीज, पत्तियां और फलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उनका हम लोग सेवन करने लगे। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 70 मिलियन ईयर्स एगो, 70 मिलियन ईयर्स एगो ये आप लोगों के काम करेंगे। 40 मिलियन ईयर्स एगो मंकी एंड एप्स आए। उसके बाद 1.5 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो फर्स्ट ट्रू मैन होमो इरेक्टस जो है वो इंडोनेशिया और अफ्रीका में देखे गए थे। आगे देखिएगा 32,000 साल पहले कौन आया, 32,000 साल पहले क्रो मैग्नन या होमो सेपियंस सेपियंस जो है वो यूरोप में। वैसे मानव का विकास कहाँ हुआ, अफ्रीका में हुआ, लेकिन मॉडर्न मैन का विकास जो है वो यूरोप में देखने को मिला है। 10,000 बीसी में हम लोगों ने कुत्ते की मदद से शिकार करना शुरू कर दिया था, कुत्ते को पालना शुरू किया, उसके बाद उसकी मदद से शिकार करने लगे। 8700 बीसी में भेड़ पालन शुरू कर दिया और बकरी पालन 7700 बीसी में। उसके बाद कल्टीवेशन यानी एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर 7500 बीसी में स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले किसका कल्टीवेशन किया गया था, तो व्हीट एंड बार्ले का कल्टीवेशन किया गया था। सब और इन दोनों में भी पूछे सबसे पहले तो बार्ले का कल्टीवेशन किया गया था सबसे पहले। इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से इसके साक्ष्य मिलते हैं हमें बार्ले यानी जौ। 7500 बीसी में इन दोनों का कल्टीवेशन शुरू हुआ था। इन दोनों में भी सबसे पहले जौ का कल्टीवेशन शुरू हुआ था। अब यहाँ पे देखिएगा पहिए का आविष्कार कर लिया हम लोगों ने 3400 बीसी में। और सबसे पहली धातु जो है वो सबसे पहली धातु कॉपर, सबसे पहली धातु खोजी गई थी कॉपर या तांबा। उसके बाद खोजा गया कांसा या ब्रॉन्ज धातु जो है वो उसके बाद खोजी गई 3000 बीसी में। हल का निर्माण कब किया था हम लोगों ने, हल का निर्माण 2900 बीसी में किया था। और इरिगेटेड फार्मिंग भी 2900 बीसी में स्टार्ट कर दी थी। 2700 बीसी में सिल्क मौत का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया चाइना में।
सिल्क मौथ यानी रेशम के कीड़े का पालन कहाँ शुरू हो गया? चाइना में शुरू हो गया 2700 BC में। अब आगे चलिए, आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक जो जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे वही आप लोगों को बताया जाएगा। अब 16वीं शताब्दी में देखें, 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल से बहुत सारी क्रॉप जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई गई हमारे यहाँ। पहले पुर्तगाली जो थे वो हमारे यहाँ आते रहते थे, तो वहाँ से ला के हमारे यहाँ बीज डाल देते थे उसका। तो वहाँ से क्या हुआ, कुछ पौधे उनको अच्छे लगे होंगे वहाँ से, तो यहाँ पे रहने लगे। तो यहाँ पे वो यहाँ पे नहीं मिलेगा तो वहाँ से ला के यहाँ पे उगाने लगे। जैसे कि कौन कौन सी क्रॉप? पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अरारूट, कसावा, टोमेटो, चिली, पंपकिन, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंडनट, कैजूनट, टोबैको, अमेरिकन कॉटन एंड रबर। और 1550 ईस्वी में ग्राफ्टिंग टेक्निक, आप लोगों ने सुना होगा, जो हॉर्टिकल्चर में ग्राफ्टिंग टेक्निक की जाती है, वो 1550 ईस्वी में जो है वो पुर्तगाल से ही इंट्रोड्यूस कराई गई थी। आगे देखते हैं 1845, इसमें लिखा नहीं है तो 1845 में आप लोगों को याद रखना पता भी होगा। 1845 में आयरिश फेमाइन आया था। आयरिश फेमाइन किसके कारण आया था? ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी जो आलू के पछेती झुलसा रोग के कारण 1845 में आयरिश फेमाइन आया था, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए थे। 1875 में हम लोगों ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कर ली। किस लिए? मौसम की जानकारी दे, हमें पहले से मौसम के बारे में जानकारी मिल जाए। इसका मुख्यालय पहले पूरे महाराष्ट्र में था, अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अब यहाँ पे देखिए 1880 में हम लोगों ने फेमाइन कमीशन अपॉइंट कर दी। कब? 1880 में, क्योंकि बहुत सारे फेमाइन आ रहे थे, बहुत सारे अकाल पड़ रहे थे, तो इस वजह से हम लोगों ने अकाल को रोकने के लिए एक कमीशन बना दी, जिसका नाम क्या रखा? फेमाइन कमीशन। अब यहाँ पे देखिएगा 1882 में वेटनरी कॉलेज की स्थापना कर ली लाहौर में। अभी ये कहाँ पड़ता है? अभी पाकिस्तान में पड़ता है, पहले पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। 1882 के समय तब वेटनरी कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब देखिए यहाँ पे 1906 में FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसकी स्थापना हुई 1906 में। कहाँ पे है ये? देहरादून में है। और 1901 से 1905 के बीच में 6 एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की गई। कौन कौन से थे? एक पुणे में खोला गया, कानपुर में, सावौर, नागपुर, ललियालपुर और कोयम्बटूर में एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए 1901 से 1905 के बीच में। 1901 में पहला इरिगेशन कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया 1901 में। 1901 में ही क्या हुआ था? मॉडल विलेज ऑफ डैनियल हैमिल्टन। 1901 में डैनियल हैमिल्टन ने मॉडल विलेज की शुरुआत की थी। और 1901 में ही पहले फर्स्ट इरिगेशन कमीशन अपॉइंट कर दी। और पहले एंटमोलॉजिस्ट जो हैं वो भी अपॉइंट किए गए थे 1901 में। उनका नाम था न्यूनेल्डी निशिवेली। क्या नाम था? न्यूनेल्डी निशिवेली। 1905 में IARI की स्थापना कर ली हम लोगों ने। क्या किया? 1905 में IARI की स्थापना कर ली। कहाँ पे की थी? 1905 में ये पूसा बिहार में की थी। 1934 में क्या हुआ? भूकंप आ गया। तो 1936 में इसको 1934 में भूकंप आने के कारण ही 1936 में इसको नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। कब? 1936 में। 1906 में 1906 वाला ये एग्रीकल्चर जर्नल वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट FL ब्राय ने। 1921 में श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर। मार्थेंडम प्रोजेक्ट 1921 में ये तीनों प्रोजेक्ट जो हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं। श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर ने चलाया, मार्थेंडम प्रोजेक्ट स्पेंसर हैच ने चलाया, और सेवाग्राम जो है वो महात्मा गांधी जी ने चलाया था। आगे देखिएगा, ये यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है 1926 वाला। 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वो अपॉइंट की गई, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। इसके हेड थे लॉर्ड लेलेन लिथिगो। कौन थे? लॉर्ड लेलेन लिथिगो जो थे वो इसके हेड थे। इसका कार्य क्या था? इसकी जो रिपोर्ट है वो 1928 में सबमिट की गई। 1928 में इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई। फिर 1929 में ICAR की स्थापना कर दी गई इसी कमीशन के तहत। कौन सी कमीशन? रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर के तहत ही 1929 में 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना कर दी गई। कहाँ पे? नई दिल्ली में।
पहले इसका नाम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इंपीरियल हटा के अब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया है। यहाँ पे देखिएगा, अब आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पे 1942 में ग्रो मोर फूड कैंपेन चलाया गया। ग्रो मोर फूड कैंपेन क्यों चलाया गया? तो देखिए 1940 के आसपास क्या हुआ, खाने की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई और 1943 में तभी ये ग्रो मोर फूड कैंपेन चलाया गया था। खाने की बहुत समस्या हो रही थी तो 1943 में क्या हुआ, 1943 में एक बंगाल फेमाइन भी आ गया। बंगाल फेमाइन, खाने की तो पहले से कमी चल रही थी, 1943 में बंगाल फेमाइन और टपक पड़ा। किसके कारण होता है? धान के भूरा धब्बा रोग, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के कारण होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। तो इसके कारण क्या हुआ, जो धान की खेती थी पूरी तरह से चौपट हो गई। तो ये जो ग्रो मोर फूड कैंपेन है वो फेल हो गया। क्या हुआ? फेल हो गया। फिर दोबारा से इसको स्टार्ट कर दिया गया 1947 में, फिर दोबारा से इसको स्टार्ट कर दिया गया। ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। 1943 में बंगाल फेमाइन आया था। अब आगे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन सेंटर 1946 में गठित हुआ। ये कहाँ पे है? ये फरीदाबाद हरियाणा में है। कहाँ पे? फरीदाबाद हरियाणा में है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो 1946 में बना। और फिरका डेवलपमेंट जो है वो मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। मद्रास गवर्नमेंट और टी प्रकाशन के द्वारा चलाया गया था 1946-47 में, यानी 1946 खत्म हो रहा था और 1947 जो है वो शुरू हो रहा था। अब आगे बात करें तो मजदूर मंजिल भी इम्पोर्टेंट है। एक मजदूर मंजिल 1947 में चलाया गया था नीलोखेरी में SK डे के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उस समय क्या हुआ था, हम लोगों को स्वतंत्रता मिली थी और पाकिस्तान और भारत जो है वो दो अलग देश हो गए थे। तो क्या हुआ था, कुछ बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आए थे, यानी इधर उधर से आए थे। तो उन लोगों के लिए घर की व्यवस्था करने के लिए क्या किया गया, 1947 में मजदूर मंजिल कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें क्या कर रहे थे, जिसमें उन लोगों के घर बनाने के लिए इसमें काम किया जा रहा था। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर ने चलाया और 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर ने चलाया। यही आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है, कम्युनिटी डेवलपमेंट 2 अक्टूबर 1952 को चला और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में चला। AICRP, पहला AICRP गठित किया गया था 1957 में। किस पे? मेज पे। फर्स्ट AICRP गठित किया गया था, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया IARI को। कब मिला? 1958 में मिला। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस IARI को 1958 में मिला। कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं? तो देखिए आपकी, एक तो IARI हो गई, एक IBRI हो गई, एक NDRI हो गई, एक वेजिटेबल IBRI, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च, सॉरी वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये वाली। और एक है आपकी CIFE, एक है आपकी AAI, इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कुछ हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, नाफेड जो है वो 1958 में। पंचायती राज, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1959 को किसकी स्थापना हुई? पंचायती राज की 3 टायर सिस्टम ऑफ किसकी कमेटी के? बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पे की गई थी, जवाहरलाल नेहरू ने। कब की? 2 अक्टूबर 1959 को की थी। नागौर डिस्ट्रिक्ट किसके? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। 1960 में पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना दिया गया। कहाँ पे? पंतनगर में। ऑन द पैटर्न ऑफ लैंड ग्रांट सिस्टम ऑफ USA, पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में बना। 1960-61 में IADP चलाया गया, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसको पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। 1963 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन 1963 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। IAAP, ICDP और NDP, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए 1966-67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक हमको पैदावार लेनी है। मुख्य रूप से ये बीट एंड राइस के लिए चलाया गया था। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कर रहे थे हम।
ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज कर रहे थे जिसको हमको ज़्यादा उपज मिले, और हाई यील्डिंग वैरायटी लगा रहे थे। अब 1967-68 में फार्मर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर FTEC बनाया गया। सेकंड इरिगेशन कमीशन जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ड्राउट प्रॉन एरिया प्रोग्राम ये देख लीजिए 1970-71 में। और AICRP ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ये भी इम्पोर्टेंट है 1971 में। AICRP ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए AICRP। और आगे देखिएगा इक्रीसेट। इक्रीसेट क्या है? इंटरनेशनल सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये कहाँ पे है? ये 1972 में स्थापना हुई इसकी, हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई। आगे देखिए T&B सिस्टम, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम जो है ये 1974 में, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम 1974 में चलाया गया था। ट्रेनिंग एंड यहाँ पे यानी इसमें क्या था? ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उसकी देखभाल भी की जाएगी, इसमें T&B सिस्टम में ये था। आगे देखिएगा ये कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 1974। पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापना की गई 1974 में मोहन सिंह मेहता की कमेटी के अनुसार पौंडचेरी में TNAU कोयम्बटूर के अंडर था पहला KVK। 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो 1975 में चला, जुलाई 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम चला। अंत्योदय योजना जो है वो 1976 में चली, अंत्योदय योजना 1976 में चली। और एक लैब टू लैंड प्रोग्राम जो है वो 1 जून 1979 को लैब टू लैंड प्रोग्राम चलाया गया ICAR के द्वारा। उस समय क्या था? ICAR का गोल्डन जुवेनाइल ईयर था 1979 में। 1 जून 1979 को ICAR ने लैब टू लैंड प्रोग्राम चलाया। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 1979 में ये भी चला। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 में चला। आगे देखिए ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, द्वाकरा। द्वाकरा 1982, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। जो मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो है वो 1983 में चलाया गया। जवाहर रोजगार योजना 1979 में चलाई गई। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 को चलाई गई। महिला समृद्धि योजना 1994 में चलाई गई। किसान क्रेडिट कार्ड KCC स्कीम जो है वो 1998-99 में चलाई गई। किसान क्रेडिट कार्ड KCC स्कीम 1998-99 में चलाई गई। इंदिरा आवास योजना 1999 या 2000 में चलाई गई। अंत्योदय अन्ना योजना 2000 में चलाई गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को चलाई गई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। और यहाँ पे देखिएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन मई 2005 में, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल बम्बू मिशन जो है वो 2006-07 में। मनरेगा जो है, मनरेगा कब चला? 2006 में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2006। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अगस्त 2007। ये जो हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिए हैं तो इनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं ICAR के इतिहास पे। तो देखिएगा ICAR के लिए 1928 में रॉयल कमीशन 1926 में गठित की गई। 1928 में उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई और उसी रिपोर्ट में कहा गया कि ICAR की स्थापना करो। तो 1929 में ICAR की स्थापना कर दी गई 16 जुलाई 1929 को। पहले इसका इम्पीरियल नाम था, तो इस इम्पीरियल नाम को बदलने के लिए क्या किया गया? इस इम्पीरियल नाम को बदलने के लिए 1946 में जोगिंदर सिंह की प्रेसिडेंटशिप में ये डिसाइड किया गया कि इम्पीरियल नाम को हम इंडियन करने जा रहे हैं। क्या? तभी से ये नाम इंडियन कर दिया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कब? मार्च 1946 में ये डिसाइड किया गया। आगे देखिएगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI जो है वो 1905 में गठित हुआ था।
पूसा बिहार में किसकी वाइस रॉयल्टी में, तो लॉर्ड कर्जन की वाइस रॉयल्टी में पहले ये जो था वो लॉर्ड कर्जन की वाइस रॉयल्टी में ये इस्टेब्लिश किया गया था वहाँ पे। फिर 1934 में क्या हुआ, 1934 में एक भूकंप आ गया पूसा बिहार में। तो 1936 में इसको पूसा रोड न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। 1947 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया 1947 में। और 1958 में देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया इसको। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए अब यहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा इसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया की बात करें तो 328.74 मिलियन हेक्टेयर है। टोटल रिपोर्टिंग एरिया देखें तो 306 मिलियन हेक्टेयर है। टोटल डिग्रेडेड लैंड देखें तो 187 मिलियन हेक्टेयर। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करें तो कितना है, 197.30 मिलियन हेक्टेयर, 198.6 मिलियन हेक्टेयर है टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और ग्रॉस इरीगेटेड एरिया की बात करें, ग्रॉस इरीगेटेड एरिया तो ये है 102.67 मिलियन हेक्टेयर। नेट इरीगेटेड एरिया की बात करें तो ये है 71.55 मिलियन हेक्टेयर, 71.55 मिलियन हेक्टेयर। और नेट क्रॉप्ड एरिया की बात करें तो नेट क्रॉप्ड एरिया है 139.3 मिलियन हेक्टेयर। और यहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 141.6% है। फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो फॉरेस्ट एरिया जो है इंडिया का फॉरेस्ट एरिया 21.71% है। 2021-22 के अनुसार बात कर रहे हैं, 2021-22 के अनुसार 21.71% है। और होना कितना चाहिए, तो होना चाहिए 33%। जियोग्राफिकल एरिया का 33% होना चाहिए और 21.71% फॉरेस्ट एरिया है। सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया राजस्थान का है, 10.41% है। और सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है, ये भी मध्य प्रदेश में है। और पल्स प्रोडक्शन में भी पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। अगला देखिए यहाँ पे पहले स्थान पे ग्रेन प्रोडक्शन में फर्स्ट स्थान किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है। और टोटल कोर्स सीरियल के प्रोडक्शन में यानी मोटे अनाज के प्रोडक्शन में पहला स्थान राजस्थान का है। और फूड प्रोडक्शन में सेकंड स्थान किसका है, तो पंजाब का है। बीट प्रोडक्शन में सेकंड स्थान जो है वो पंजाब का है और फर्स्ट स्थान जो है वो यूपी का है। आगे देखिएगा वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो टोटल ग्लोबल वाटर का कितना 0.001% है। एनुअल वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन की बात करें तो 1000 mm होती है। और एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया 1194 mm। और अगर इसकी वॉल्यूम में बात करें तो 400 मिलियन हेक्टेयर। आगे देखिएगा मैक्सिमम एरिया अंडर इरीगेशन तो वो गंगा बेसिन के अंदर आता है। ऑप्टिमम फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड 33%, जियोग्राफिकल एरिया का 33% होना चाहिए। मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरीगेशन तो वो महाराष्ट्र का है, इसका महाराष्ट्र का है। और हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों की बात करें तो पौंडीचेरी का है। और स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पंजाब का है। और वैसे अमाउंट की बात करें तो अमाउंट में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, यानी सबसे ज़्यादा खपत जो है वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से पंजाब की है। आगे देखिएगा मैक्सिमम एरिया अंडर इरीगेशन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो किसका है, वो पंजाब का है। 92.7% एरिया इसका कल्टीवेटेड जो है वो इरीगेटेड है। अब मॉइस्ट पोइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर कौन सा है, आर्सेनिक है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1980 में बना। और पानी वाटर बॉडी की प्योरीफिकेशन के लिए सेल्फ प्योरीफिकेशन के लिए बीओडी टेस्ट किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट कौन है वाटर प्योरीफिकेशन के लिए, तो क्लोरीन।
आगे देखिएगा, एसिड रेन के लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है, तो SO2 और NO2। पॉल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव, पेट्रोल की जगह हम किस पॉल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव का यूज कर सकते हैं ऑटोमोबाइल्स में, तो प्रोपेन का यूज कर सकते हैं। भोपाल गैस आप लोगों ने सुना होगा, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, जिसके लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो MIC या मिथाइल आइसोसाइनेट। इससे किसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, कार्बेरल इंसेक्टिसाइड का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। साइलेंट स्प्रिंग बुक एक है, जो किसने लिखी है, रचियल कार्सन ने लिखी है। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है, यानी सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। RBI जो है, RBI की स्थापना 1935 में हुई। RBI की स्थापना 1935 में हुई। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं। ओजोन डेप्लीशन के लिए सबसे बड़ा कारण क्या है, CFC का प्रोडक्शन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है ओजोन लेयर को। एक मोल जो CFC है, यानी CFC का एक मोल 1,00,000 मॉलिक्यूल्स को, ओजोन के 1,00,000 मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। CFC का एक मोल। जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। आगे देखिएगा, एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 14.2% है। और यहाँ पे मिट्टी को पलटने के लिए कौन से हल का प्रयोग किया जाता है, तो मोल्ड बोर्ड प्लाऊ यानी मिट्टी पलट हल का प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो अमीनो एनिमल सेल्स में केवल कौन सा कार्बोहाइड्रेट वो प्रेजेंट होता है, तो ग्लाइकोजन। पेस्टिसाइड कंजप्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट का पेस्टिसाइड कंजप्शन है, तो आंध्र प्रदेश का। और यहाँ पे देखिएगा, ये प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ये गलत लिखा हुआ है। अभी कौन है, अभी फिलहाल में शिवराज सिंह चौहान हैं। टोटल KVK कितने हैं, तो KVK जो है, VK वर्तमान में 731 हैं, 731। रिसेंटली बैंड पेस्टिसाइड कौन सा है, रिसेंटली बैंड पेस्टिसाइड फॉस्फोमेडॉन है। पेस्टिसाइड गोइंग अंडर प्रोसीजर कौन सा है, एंडोसल्फान, यानी इसको भी बैन कर दिया गया है। देखिए कौन कौन से इनसे पेस्टिसाइड बैन कर दिए गए हैं, आप लोग एक बार सुन लेंगे। एंडोसल्फान जो है वो 2013 में बैन कर दिया गया। बेनोमिल बैन कर दिया गया। कार्बेरल भी बैन कर दिया गया, और डियाजिनोन भी बैन कर दिया गया। फेंथियोन बैन कर दिया गया, और मिथाइल पैराथियोन, ये जो है मिथाइल पैराथियोन 2018 में बैन किया गया है। अगला देखिएगा, बैन करना यानी उनको बंद करना, उनकी बिक्री अब नहीं हो सकती। पहला NRC जो है वो ग्राउंडनट पे बनाया गया था, जूनागढ़ गुजरात में है। कहाँ पे है, जूनागढ़ गुजरात में। द रीजन इनहिबिटेड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लैंड ओशियन टू एटमोसफियर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से संबंधित जो भी रीजन होता है, ओशियन और एटमोसफियर भी, उन सबको क्या बोलते हैं, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाए उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं उनको फोटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एक गार्ड प्रपोजल जो था, गार्ड प्रपोजल जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड जो है, इसका ओल्ड नेम जो है वो ये था। अब इसको किस नाम से जानते हैं, अब इसको WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे गार्ड जो है, गार्ड 1945 में बना था। 1945 में देखिए बहुत सारे संगठन बनाए जा रहे थे, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो तो हम लोगों का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1975 में बना। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे थे। तो उसी समय WTO की भी बात की जा रही थी, WTO की बात की जा रही थी। तो इसमें अमेरिका जो था, अमेरिका ने इसमें कहा कि हम भारत जैसे विकासशील देशों के या अल्प विकसित देशों के साथ व्यापार नहीं करना चाहते, तो उसने इसको नहीं लागू होने दिया। तो फिर क्या बनाया था, तो फिर बना था गाट बना था। और गाट क्या पूरा नाम क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। पहले इसमें अमेरिका नहीं था,
और 1995 के आसपास क्या हुआ, 1995 के आसपास गार्ड जो है वो WTO के नाम में परिवर्तित हो गया। आगे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे इंडिया ने जो नीम पेटेंट है वो जीत लिया है मार्च 2005 में। किसका था ये, तो ये था GR ग्रेस कंपनी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की GR ग्रेस कंपनी का था 1999 से। अब यहाँ पे देखिए आज की जो क्लास है उसमें ये पेज और करेंगे बस, उसके बाद आप लोगों का आगे की क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारे यहाँ सर्दियों के समय बारिश होती है वो किसके कारण होती है, वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण होती है। ये वेस्टर्न कंट्रीज से जो हवाएं आती हैं उनके साथ आती है। और जो विंटर सीजन वाली जो बारिश होती है उसको रबी क्रॉप्स के लिए अमृत माना जाता है। इसको मावत के नाम से भी जानते हैं, मावत के नाम से भी जानते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना स्पॉन्सर्ड किसके द्वारा की जाती है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसमें कॉमर्शियल बैंक का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है 74%, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक का 17%, रूरल बैंक का केवल 9%। यहाँ पे देखिएगा एग्रीकल्चर जो है वो एग्जिस्टेंस में 7500 BC में आया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पीछे हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो दोबारा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है, डीम्ड यूनिवर्सिटी IERI है। IERI कहाँ पे है, पूषा न्यू दिल्ली में। IBRI वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली। NDRI करनाल हरियाणा। CIFE ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और AAI इलाहाबाद में है। इसको शॉर्ट्स के नाम से जानते हैं इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। ये हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। अब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट CARL सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में है। कजरी जो है, कजरी जोधपुर राजस्थान में है। सेंट्रल एडेड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जोधपुर राजस्थान में है। तो 20 पेज हम लोगों के कंप्लीट हो गए। आगे के पेज जो हैं वो कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई सजेशन अगर आप लोगों का हो, कोई सुधार करना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों को कल वाली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।